तो फिल्म के शुरू होते ही हम रत्ना को देखते हैं। रत्ना घबराई हुई अपने कमरे में आकर अपना कमरा लॉक कर लेती है। उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था और अचानक से वो अजीब हरकतें करने लगी। अगली सुबह रत्ना बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने एक एनवेलप लाकर टेबल पे रखा जहाँ पर उसका बेटा बैठा हुआ था और फिर अपने बेटे को चलने को कहा। एनवेलप के अंदर डाइवोर्स पेपर्स थे जो उसका बेटा देख चुका था। ये लोग अभी रत्ना के हस्बैंड को ही पिक करने के लिए जा रहे थे जो एक नेवी ऑफिसर था और काफी अर्से बाद छुट्टियों पर घर वापस आ रहा था। यहाँ रत्ना अपने हस्बैंड की कलीग से भी अच्छा बिहेव नहीं करती और जब फारिस सीनियर्स का हस्बैंड उसे मूवी के लिए लेकर आता है तो वो उससे भी अजीबोगरीब बर्ताव करती है, जैसे वो उससे दूर रहना चाह रही हो। मूवी के बाद ये लोग घर आ जाते हैं। रत्ना सीधी तरह अपने फ्लैट के अंदर चली जाती है जबकि फारिस अपने नेबर से मिलने लगा था जिसने फारिस को बताया कि तुम्हारी वाइफ कई रातों से घर नहीं रहती। और ये सुनकर फारिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। इसी चीज का गुस्सा आकर फारिस रत्ना पर निकालने लगता है लेकिन रत्ना कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और दोबारा घर से बाहर जाने की बात कहती है। रत्ना को अपना बाहर जाकर काम पूरा करना था लेकिन तब फारिस प्यार से उसके करीब आता है और उसे रिक्वेस्ट करता है आज मत जाओ, कल चली जाना। रत्ना रुक तो जाती है लेकिन वो फारिस के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। वो फारिस को इग्नोर कर रही थी जिससे उसे लगने लगा कि रत्ना का जरूर किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और ये चीज रत्ना को तोड़ देती है। वो फारिस को कोई जवाब नहीं देती लेकिन खुद अपना सर बुरी तरह टेबल पे मारने लगती है और ऐसा करने से उसका बेटा आकर उसे रोकता है। बाहर जाकर उसने देखा कि उसका बेटा खुद ही खाना बना रहा था। वो अपने बेटे से बात करता है तो उसे पता चलता है कि कई महीनों से रत्ना उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो खुद ही अपना नाश्ता बनाता है, खुद ही तैयार होता है, खुद ही नहाता है और फिर स्कूल चला जाता है। ये सुनकर तो फारिस को दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया कि रत्ना जो कुछ भी कर रही थी उस सब में अपने बेटे को भी भूल गई थी। अभी वो यही सोच रहा था कि एकदम से दरवाजे पे नॉक होता है और देखने को मिलता है कि यहाँ रत्ना की असिस्टेंट आई थी। रत्ना खुद एक स्क्रिप्ट राइटर थी और उसे जल्द ही अपना एक शो प्रोड्यूस करना था जिसके लिए वो काफी दिन से बिजी थी और रत्ना के ही कहने पर उसकी असिस्टेंट उसके बेटे बुद्धि को स्कूल छोड़ने भी चाहती थी और स्कूल से लेकर भी आती थी। ये लड़की फारिस को ये भी बताती है कि रत्ना पिछले 3 महीने से एक होटल में जाकर काम कर रही है क्योंकि उसे सुकून की जरूरत थी। तो फारिस जवाब में कहता है सुकून तो उसके घर पर भी था, घर पर भी कोई नहीं होता। फारिस इस लड़की से रत्ना के होटल का पता पूछता है तो ये लड़की बताती है मैं खास नहीं जानती, वो हमारे डायरेक्टर ने उसे बुक करवा के दिया है। खैर ये लड़की अब रत्ना के बेटे को यहाँ से लेकर चली जाती है और इतने में ही फारिस का नेबर उनके घर आ जाता है। इस मर्तबा वो एक नई खबर लेकर आया था। वो फारिस से कहता है मुझे लगता है रत्ना के ऊपर किसी डीमन का असर है और ये बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके पीछे किसी डीमन को चलते हुए देखा है। फारिस को इन सारी चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। तब टोनी जवाब में कहता है देखो मैंने रिसर्च की हुई है, ये बुक तुम भी रखो, तुम भी इसे पढ़ना। अगर इसमें लिखे हुए साइंस तुम्हें अपने घर पे मिलने लगे तो समझ जाना कि रत्ना किसी मुश्किल में है और तुम उसे एग्जॉर्सिज्म करके बचा सकते हो। बुक में कुछ ऐसा लिखा था कि अगर फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ वो डीमन होगा तो उसके बाकी फैमिली मेंबर्स को घर पर बेफजूल खून के धब्बे नजर आएंगे। उनकी इन्हीं बातों के दौरान दिखाया जाता है कि पीछे रत्ना का गाँव तकिया एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल गया जिसे इन दोनों ने नोटिस नहीं किया। फारिस इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए जाता है रत्ना के डायरेक्टर के पास क्योंकि उसे लग रहा था कि रत्ना का डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व है। वो उसे फजूल में यहाँ पीटने ही वाला था लेकिन फिर उसे पब्लिक का ख्याल आया और उसने पूछा बताओ रत्ना कहाँ है। डायरेक्टर जवाब में उसे रत्ना का एड्रेस नहीं बताता बल्कि ये कह देता है उसको वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। ये सारी चीजें सुनने के बाद फारिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो खुद क्या भी करता हर चीज उसे पता चलाने का तजस्सुस हो गया था, इसीलिए उसने एक प्राइवेट स्पाई को हायर किया जो हर वक्त उस डायरेक्टर पर और उसकी वाइफ पर नजर रखे। ये सब करने के बाद वो घर वापस आ जाता है। ये टाइम उसके बेटे के भी स्कूल से वापस आने का था। रत्ना की सिस्टर थी उसे स्कूल से वापस लेकर आई और दुखी फारिस उसी से अपना गम बांटने लगा। बातों ही बातों में जब वो लड़की फारिस के करीब आने वाली थी तभी इन दोनों के दरमियान फारिस का बेटा आ गया जो अपने डैड को उसे नहलाने को कहता है। फारिस जब अपने बेटे को नहला रहा था तब वो बताता है कि मॉम कई दिनों से बहुत अजीबोगरीब बिहेव करती है, कमरे में जाकर बुद्धि से बातें करती है और उनकी बॉडी भी कभी कभार मुड़ जाती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान फारिस के बेटे को छत पर उनके धब्बे नजर आने लगे जिससे डरकर वो पानी के अंदर चला गया। यहाँ हम देखते हैं कि इतने में रत्ना भी घर आ गई। फारिस गुस्से में रत्ना के पास गया और उससे पूछा बताओ तुम कितने लोगों में इन्वॉल्व हो। ये बात इतनी ज्यादा गलत थी कि रत्ना को शदीद गुस्सा आ गया और रत्ना के गुस्सा होने पर हमें दिखाया गया कि उसके घर की लाइट्स एकदम से फ्लिकर होने लगी थी, यहाँ तक कि उनके घर का फ्यूज भी उड़ गया और रत्ना का मुंह भी इस वक्त अजीब हो गया था। एक मर्तबा के लिए तो फारिस को लगा कि रत्ना गायब हो गई लेकिन लाइट आने पर उसने रत्ना को नीचे बैठे हुए देखा। वो सिर्फ जमीन पे गिरी हुई नहीं थी, उसकी हालत भी काफी अजीब थी। उसका मेकअप बिगड़ चुका था,
और वो अजीबोगरीब तरीके से मूव कर रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई अनदेखी चीज इस वक्त उसके साथ है। फारिस रत्ना को उठाकर रूम में ले जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ये सब क्या हो रहा था? फारिस यही सोच रहा था कि एकदम से उसकी नजर मिरर में गई, जहाँ पर उसे रत्ना का गाँव तकिया एक डेड बॉडी की शक्ल में दिखा। आधी रात गुजर जाती है और आधी रात में रत्ना को दोबारा से वही अटैक आता है जिसमें वो अजीबोगरीब बिहेव कर रही थी और उसने अपना गाँव तकिया ऊपर रखा हुआ था। ये देखकर फारिस उसके ऊपर से गाँव तकिया उठाकर साइड पे फेंक देता है, जिसके बाद रत्ना की हालत ठीक हो जाती है। इतने में ही हम देखते हैं कि फारिस को किसी का फोन आया। ये उसी स्पाई की कॉल थी जिसने फारिस को बताया कि वो डायरेक्टर तुम्हारी वाइफ में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुका था। कॉल के बाद जैसे ही फारिस रूम में आया तो रत्ना दोबारा ही उसे पोसेस हालत में मिली। उसके बाल उसके मुंह पे आए हुए थे और वो अजीबोगरीब काम कर रही थी। लाइट्स एक और बार फ्लिकर हुई और फिर जब वो लाइट्स बंद होकर ऑन हुई तो रत्ना घर से गायब हो चुकी थी। फारिस को इस मर्तबा भी कुछ चीजें अजीब नहीं लगी। उसका शक अभी भी डायरेक्टर पे जा रहा था, इसलिए उसने दोबारा स्पाई को कॉल की और डायरेक्टर के होटल का एड्रेस पूछते हुए उसके होटल में चला गया। वो जब लिफ्ट में था तो उसे यहाँ पे एक ओल्ड लेडी मिली जो उसे ये कहती है कि वो आने वाला है, जो कहने के बाद वो भी गायब हो जाती है। फिर उसने जाते ही डायरेक्टर पर गन पॉइंट कर दी, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसके रूम में तो कोई भी नहीं था। वो घर वापस आया तो उसने देखा कि उसका बेटा बहुत ज्यादा डरा हुआ है। काफी देर से वो वॉशरूम में भी नहीं गया था क्योंकि वहाँ पर रत्ना थी और उसे अब रत्ना से डर लग रहा था, अपनी मॉम से डर लग रहा था। जाने से पहले तो फारिस खुद वॉशरूम चेक करके गया था, रत्ना वहाँ नहीं थी, लेकिन अब रत्ना वहाँ कैसे आ गई थी उसे समझ नहीं आता। वॉशरूम में जब वो जाकर देखता है तो रत्ना की हालत काफी बुरी थी। उसने अपने ऊपर अपना गाँव तकिया रखा हुआ था और उसके पाँव में से भी खून निकल रहा था। बाकी जो कोई भी उसे देखता डर जाता। फारिस अपने बेटे को इस कमरे से चले जाने को कहता है और फिर रत्ना को उठाकर बेड पर लिटाता है। रत्ना को सुलाने के बाद वो अपने बेटे के पास आ गया, उसे तसल्ली दी और उससे बातें करने लगा और बातें करते करते ही ये दोनों यहाँ सो गए। फारिस के सोने के बाद आधी रात को रत्ना दोबारा उठी। अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। वो तैयार हुई, उसने बोल्ड मेकअप किया और छतरी लेकर बाहर निकल गई। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन इसकी उसे परवाह नहीं थी। वो इस बारिश में झूमती एंजॉय करती आगे बढ़ती है और तभी उसे टैक्सी मिल जाती है। वो टैक्सी को उसी होटल जाने को कहती है जहाँ पर पिछले कई दिनों से वो काम करने के लिए जाया करती थी। मौसम की खराब हालत और अकेली लड़की को देखकर टैक्सी ड्राइवर भी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रत्ना इग्नोर करके उसकी गाड़ी से निकल जाती है। और तब हम गाड़ी के अंदर एक शैडो को देखते हैं, एक भूत को देखते हैं। रत्ना के गाड़ी से निकलते ही वो एंटिटी जो हमें उस कार में बैठी दिखाई दी थी वो बेदर्दी से ड्राइवर को मार देती है। ये सब रत्ना ने भी देखा, लेकिन ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बड़े मजे से अपने रूम के अंदर चली गई। यहाँ हमें देखने को मिला कि स्पाई भी उसका पीछा कर रहा है। जाहिर सी बात है फारिस के कहने पर ये स्पाई जैसे ही रत्ना के रूम के पास गया तो उसे रत्ना के रूम के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उसे लगा कि रत्ना के रूम के अंदर पहले से ही कोई होगा। बिना कुछ पूछे ही इजाजत लिए वो रत्ना का रूम खोलकर अंदर चला गया, जहाँ पर कोई भी नहीं था। रत्ना भी ऐसे खड़ी हुई थी जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो, जैसे वो पूरी तरह होश में ही ना हो। उसे स्पाई के अंदर आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो जानती थी कि ये काम फारिस ही करवा रहा है। स्पाई कुछ उससे सवाल पूछता है और फिर उसका पूरा कमरा, उसकी अलमारी, बेड के नीचे, यहाँ तक कि उसका वॉशरूम भी चेक करता है, लेकिन इस टाइम रत्ना के कमरे में कोई भी नहीं था। इन सारी चीजों की वो वीडियो भी बनाता गया क्योंकि ये उसे फारिस को भेजनी थी। जब तक स्पाई सब कर रहा था रत्ना अपने काम में मगन थी। यहाँ हम देखते ही कि रत्ना की वीडियो बनाते हुए वो आदमी भी आहिस्ता आहिस्ता रत्ना के करीब आने लगा, लेकिन रत्ना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यहाँ तक कि उसके हाथ भी नहीं हटाई। एकदम से अब इस आदमी को बाथरूम से अजीब आवाज आई। उसे लगा कि बाथरूम में कोई है। चेक करने के लिए जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो वहाँ बहुत सारा खून गिरा और सामने एक एंटिटी, एक डीमन भी उसे दिखाई दिया, जिससे डरकर वो फौरन ही बाथरूम से बाहर निकल आया। लेकिन पीछे रत्ना तो जैसे हथियार लिए तैयार खड़ी थी। वो इस आदमी को बार बार स्टैब करके यहीं पर मार देती है और मारने के बाद वो इस आदमी की बॉडी को उठाकर होटल की अलमारी में रख देती है। और ये सब करने के बावजूद भी रत्ना के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, उसे डर भी नहीं लग रहा था। सीन यहीं से कट होकर हमें फारिस को दिखाया जाता है जिसकी आंख खुली है क्योंकि उसके ऊपर छत से खून के कतरे गिर रहे थे। ये देखकर तो वो खुद बहुत ज्यादा डर गया। उसे रत्ना के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिले थे, इसीलिए उसने इस बात पे यकीन कर लिया कि जरूर रत्ना के ऊपर किसी डीमन ने असर किया हुआ है, किसी डीमन ने रत्ना को पोसेस किया हुआ है। इस चीज का हल ढूंढने के लिए वो टोनी से बात करने के लिए जाता है और टोनी भी डीमन के सुराग ढूंढने के लिए उनके घर आ जाता है। घर चेक करने के बाद उसने फारिस को बताया जो भी डीमन यहाँ आया है उसे किसी ने भेजा है क्योंकि वो रत्ना की फैमिली से जेलस है। वो लोग इस डीमन से रत्ना को छुटकारा दिलवा सकते थे एक्सॉर्सिज्म की मदद से, लेकिन इस सब के लिए रत्ना का घर में होना जरूरी है। अब जितने भी रत्ना नहीं थी फारिस को
वहाँ पर बहुत सारी कैसेट्स नजर आ रही थी। टाइम पास करने के लिए उसने इनमें से एक कैसेट प्ले कर ली। ये रत्ना के शो की रिहर्सल्स की रिकॉर्डिंग थी, जहाँ पर उसने देखा कि उसका डायरेक्टर बार बार उसकी स्क्रिप्ट्स को कैंसिल करवा रहा था। वो उसके काम को बुरा कहता था और एक ही काम कहीं बाहर उससे लेता था, जिसकी वजह से रत्ना काफी डिस्टर्ब थी। इसी रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं कि रत्ना की असिस्टेंट उसकी सारी स्क्रिप्ट्स को समेटती है और फौरन रत्ना के पीछे आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स हल कर सकती हूँ, सिर्फ एक शर्त पे कि तुम अपने हस्बैंड को मुझे दे दो। जाहिर सी बात है, किसी को भी ये बात सुनकर गुस्सा आना ही था। रत्ना ने बुरी तरह इनकार कर दिया। तब उस लड़की ने कहा, सोच लो, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ ऐसा दे सकती हूँ जो हमेशा तुम्हारी बात मानेगा, लेकिन वो एक इंसान नहीं होगा, वो होगी कोई एंटिटी, एक डीमन। ये सारी चीजें फुटेज में देखने के बाद फारिस समझ गया कि जरूर रत्ना की असिस्टेंट नहीं, वो एंटिटी, वो डीमन रत्ना के पीछे लगाया है। सारी बात समझने के बाद वो इरादा करता है कि वो रत्ना की मदद करेगा, इसीलिए वो पूछ पिछाकर रत्ना के होटल जाता है, जहाँ हमें देखने को मिला कि इस टाइम रत्ना के पास उसका डायरेक्टर आया हुआ था, जो अभी भी रत्ना को फोर्स कर रहा था अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ये देखकर रत्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और रत्ना के गुस्से में आते ही इस डायरेक्टर के सामने वो डीमन आ गया, जिसे देखकर ये डायरेक्टर बुरी तरह डर गया। उसे समझ नहीं आई वो क्या करे। बिल्कुल स्पाई की तरह वो भी जब डर कर पीछे मुड़ा तो उसे रत्ना मारने के लिए खड़ी थी और रत्ना इस टाइम उसके गले पर चाकू रखते हुए उसका भी मर्डर कर देते हैं। ये सब करते हुए उसे इस चीज का ख्याल भी नहीं रहा था कि उसे जेल भी हो सकती है। शायद वो ये सब इस डीमन के पोजेशन से आकर कर रही थी। नीचे हम देखते हैं कि फारिस उसी गाड़ी के पास आकर रुका है जिस गाड़ी के अंदर रत्ना यहाँ आई थी। उसका ड्राइवर मरा हुआ था। अभी वो उसी को देख रहा था कि अचानक डायरेक्टर की लाश भी उसी गाड़ी पे आ गिरी और ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया और फौरन रत्ना के रूम के अंदर जाने के लिए बढ़ा। जब वो लिफ्ट में था तो उसे दोबारा से वही ओल्ड लेडी मिली जो पहले भी उसे मिल चुकी है और वो उसे इतना ही कहती है कि वो आ गया है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसको भी इग्नोर करते हुए फारिस रत्ना के रूम में जाता है, जहाँ रत्ना उसी गांव तकिए के साथ अजीब सी पोजीशन में लेटी हुई थी, ऐसे जैसे उन दोनों ने एक साथ वक्त गुजारा हो। रत्ना की हालत इस वक्त भी काफी अजीब थी, इसलिए फारिस उसे लेकर घर आ गया। उसे रत्ना पर तरस आ रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर डायरेक्टर ने रत्ना के साथ कोई ज्यादती कहती है, इसीलिए रत्ना ने उसे मारा। वो रत्ना को नहलाता है, उसके बाल बनाता है और उससे कहता है, देखो रत्ना, कुछ नहीं हुआ, जो हो गया उसे भूल जाओ, हम दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। ये कहकर वो दोबारा रत्ना के करीब आने लगा, लेकिन रत्ना उसके करीब आने से बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो अब एकदम से फारिस को अपने से दूर करके भागकर किचन में चली जाती है। फारिस पे भागता हुआ उसके पीछे आता है, लेकिन तब तक रत्ना ने एक चाकू उठा लिया था, जिसे वो फारिस पे पॉइंट करते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं उसी के साथ खुश हूँ जो मेरी बात मानता है। यानी रत्ना डीमन के साथ खुश थी। यहाँ जब फारिस दोबारा उसके करीब आने लगा तो उसे पता चल गया कि वो फारिस से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती, इसीलिए वो अपने आप को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन फारिस उसे भी बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रत्ना बेहोश हो चुकी थी। फारिस उसे घर पर लेटाकर जल्दी से टॉनी को घर लेकर आता है ताकि वो उसका एक्सोर्सिज्म कर सके। टॉनी भी घर में बहुत सारी कैंडल्स जलाकर रत्ना के हाथ पांव को बेड से बांध देता है, लेकिन इस सब के बाद उसे क्या करना था ये वो नहीं जानता था और कंफ्यूजन उसके मुंह पे साफ नजर आ रही थी। एकदम से अब वो खुद से एक बात बनाता है और फारिस से कहता है कि मुझे रत्ना की पूरी बॉडी को अच्छे से चेक करना होगा, तुम बाहर चले जाओ। इस बात से साफ जाहिर था कि वो भी रत्ना का फायदा उठाना चाहता था। यहाँ दिखाया जाता है कि बुद्धि अब स्कूल से वापस आ चुका था। उसे स्कूल से रत्ना की असिस्टेंट ने ही पिक किया था, जो इस टाइम घर आते ही घर का अजीब सा माहौल देखकर फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फारिस उसे पकड़ लेता है। वो उसे कहता है, मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया है, तुमने भेजा है ना रत्ना के पास डीमन, तुम रत्ना को आजाद करो, चाहे मुझे ले लो। उसका मतलब था कि ये लड़की जो फारिस को किसी भी हालत में पाना चाहती थी, फारिस अब उसके साथ रहेगा। लेकिन फारिस ये सब मुंह से बोल रहा था, दिल में ऐसी बात उसकी नहीं थी। वो अभी भी रत्ना को आजाद करने के लिए नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स के लिए ये सब कह रहा था और उसकी फीलिंग्स उस डीमन ने सुन ली और एकदम से वो फारिस को साइड पे गिराते हुए रत्ना के असिस्टेंट के पास आ गया और फिर उसकी बॉडी के अंदर चला गया। उसे पोजेस करते हुए डीमन ने फारिस के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन फिर उसने फारिस को नहीं मारा क्योंकि वो तो रत्ना के अकॉर्डिंग काम करता था और रत्ना नहीं चाहती थी कि डीमन फारिस को मारे, इसीलिए डीमन इस लड़की की ही बॉडी के साथ घर से बाहर चला गया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। अब फारिस जब वापस रूम के अंदर आया तो उसने देखा कि टोनी उसकी वाइफ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि वो टोनी के साथ कुछ करता, इस रूम का सारा फर्नीचर हवा में लटक जाता है और यहाँ की लाइट्स भी चली जाती हैं। टोनी इसी मौके का फायदा उठाते हुए फारिस को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने फारिस को न मारा तो फारिस उसे मार देगा। अब ठीक उसी टाइम पर जब वो फारिस को मारने वाला था, डीमन ने उसी को पोसेस कर लिया
ऐसी हालत में टोनी खुद अपना सर दीवार से मार मार कर मर गया। और यहाँ रेलवे स्टेशन पे रत्ना की असिस्टेंट भी अपना सर नीचे मार मार कर मर गई। सीन कट होकर दोबारा हमें फारिस का घर दिखाया जाता है, जहाँ दीवारों पे, छत पे, फ्लोर पे हर जगह खून फैलने लगा था। और ये देखकर फारिस भी डर गया। हाथ में गन लिए उसने तेजी से अपने बेटे का दरवाजा खटखटाया ताकि वो अपने बेटे को लेकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर मजबूरन उसे रत्ना के रूम में जाना पड़ा, जहाँ जाकर उसने देखा कि रत्ना अपने गाँव तकिए के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। असल में गाँव तकिए के अंदर इस वक्त डीमन था और वो डीमन के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर फारिस के भी होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आई कि उसने देखा क्या है। उसके दिमाग पे इतना स्ट्रेस आया कि वो बेहोश हो गया। और उसे जब होश आया तो उसने देखा कि वो थिएटर की एक कुर्सी से बंधा था और उसके इर्द गिर्द सभी उन लोगों की लाशें बंधी हुई थी जो इस मूवी में मारे गए थे। यहाँ रत्ना इन सबको अपनी लिखी हुई स्क्रिप्ट सुनाती है और फिर हंसते हुए फारिस को भी शूट करके मार डालती है। देखने को मिलता है कि ये सब उसके बेटे बुद्धि ने पर्दे के पीछे से देखा, लेकिन कोई अजीब रिएक्ट उसने नहीं किया। शायद उसे भी डीमन ने पोसेस कर लिया था। अब रत्ना का साथी वो डीमन ही था जो उसे हर मुश्किल से निकाल लेता था। इसीलिए तो रत्ना ने इतने बड़े बड़े कदम उठा लिए थे। जितने भी लोगों को रत्ना ने मारा था ये सब वो लोग थे जो रत्ना को तंग किया करते थे। और अब इन सब के मरने के बाद रत्ना आजाद थी और उसी को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।